जिए तो जिए कैसे बिने आप के। आप लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री जाने बिना अधूरा है। भारतीय लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में बसे लोग प्रोटोस्टोलाइड, पेलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। जर्मन इतिहासकार ने क्रिस्टोफ सेल्सियस, जो कि 1638 से 1707 में इसको भारत के इतिहास के बांटा है, 3 भागों में बांटा है भारत के इतिहास को, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में। प्रागैतिहासिक मतलब क्या हुआ कि पाषाण काल, इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक को क्या कहते हैं? पाषाण या प्रस्तर, पाषाण या प्रस्तर युग भी इसे कहते हैं। इसका अर्थ हुआ, प्रागैतिहासिक का अर्थ हुआ कि लिखित इतिहास से पहले विशाल युग, विशाल समय जो था उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस समय कोई विवरण नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई सटीक जानकारी मालूम नहीं है। लेकिन ये अगर लिखित बात है तो सबसे पहले लिखने की सभ्यता किसने विकसित किया? मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, ये जो है 3200 ईस्वी पूर्व लिखना शुरू किया था। 3200 ईसा पूर्व मानो, ये मेसोपोटामिया सभ्यता ही ये लिखित सभ्यता का आरंभ हुआ, लिखना शुरू हुआ। उस समय आदमी जो था छोटे छोटे कबीले के रूप में रहते थे, छोटे छोटे झुंड में रहते थे, समूह बनाकर रहते थे। जंगली जानवर से उसे डर था और बिना कपड़े पहने नंगे रहते थे और शुद्ध भोजन भी नहीं मिलता था, अध पके मांस मिलता था और सही से अनाज भी नहीं मिल पाते थे। और जंगली जानवर से लड़कर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। खो या गुफा में रहते थे, वह कोई अस्थाई घर नहीं था, अस्थाई खेती भी नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ? अर्थात इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। अगर इसको बोलेगा तो उत्तर पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में खेती के लिए खाना शुरू किया, यानी खेती शुरू कर दिया खाने के लिए। और ये समय संस्कृति का विकास हुआ आद्य ऐतिहासिक काल में। लेखन कला, लिपि और भाव चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। और आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं कांसा युग। कांसा का अर्थ तांबा और टीन का युग। तांबा का कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया। अब लेखन लिपि का विकास भी करने लगा। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिपि है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब रहा ये ऐतिहासिक काल में जो बटा गया है, यह लिखित काल है। इस समय संपूर्ण लिपि का ज्ञान था और उसको पढ़ भी लिया गया है और सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास भी हो चुका है। संस्कृति का विकास तो ऐतिहासिक काल में ही शुरू हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से ऐतिहासिक काल में विकसित सभ्यता हो गया और पूर्ण रूप से विकसित हो गया। रहन सहन में परिवर्तन हो गया, आदमी की सोच विचार में चेंजिंग आ गया, बदलाव आ गया। अब आद्य ऐतिहासिक काल को, इस आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांट दिया है। पूरा पाषाण काल कहने का मतलब है अज्ञात काल से, अज्ञात काल मतलब उसका कोई काल मालूम नहीं है, 8000 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व जो है वह पूरा पाषाण काल है। उसे हिमयुग भी कहते हैं। हिम मतलब हिमयुग अर्थात बर्फ युग। उस समय पूरे पृथ्वी पर जंगल ही जंगल भरा हुआ था, सूरज का रोशनी पृथ्वी पर आता ही नहीं था और पूरा बर्फ से ढका हुआ था। जब गर्मी आएगा ही नहीं तो पानी जमा ही रहेगा, इसलिए उसे हिमयुग भी कहते हैं। और पत्थर का औजार बनाना शुरू कर दिया पूरा पाषाण काल में। और आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ। आग, पत्थर का औजार पूरा पाषाण काल में ही बनाना शुरू कर दिया।
और जीविका के लिए, भोजन के लिए शिकार शुरू किया पूरा पाषाण काल में, अर्थात अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व। भीमबेटका का गुफा जो कि नामी है, यह आवासीय गुफा है, यह पुरास्थल है जो कि शैल चित्री के लिए विख्यात है, शैल चित्र के लिए। यह भीमबेटका गुफा जो है, भीमबेटका गुफा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। 1957 से 58 ईस्वी में विष्णुधर वाकनकर ने खोज किया था ये भीमबेटका गुफा को। इस पूरा पाषाण काल में ही भीमबेटका गुफा का आविष्कार हुआ था। और खोजा किसने? भीमबेटका गुफा को विष्णुधर वाकनकर ने 1957-58 में। उस समय जब ये खोज लिया तो उस समय ये सब काम हुआ था। ये सब पूरा पाषाण काल का ही घटना है। और अगला है क्या? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईस्वी से 8000 ईस्वी से इसको बोलो ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल बोला जाता है। 8000 से 4000 के समय को जो है ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण काल। उस समय क्वार्टरजाइट पत्थर का हथियार बनाना शुरू कर दिया, अस्त्र बनाना शुरू कर दिया था क्वार्टरजाइट का। खेती करना सीख लिया, मध्य पाषाण काल में ही खेती करना सीख लिया। और खुरचन, वेदनी, पॉइंट, फलक, ये सब बनाना शुरू कर दिया खेती के लिए, अस्त्र जो है। इसका जनक था C.L. कार्लाइल। मध्य पाषाण काल का जनक था कौन? C.L. कार्लाइल। जबकि भारत के इतिहास का किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? क्रिस्टोफ सेल्सियस, ये जर्मन इतिहासकार था, यही ने भारत के इतिहास को बांटा है। अब आया है ये जो प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है 4000 से 2500, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की काल है यह नवपाषाण काल। इस समय आदमी पशुपालन करना शुरू कर दिया, पशु को, जानवर को पालना शुरू कर दिया, उन्नत खेती करना शुरू कर दिया, अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया और पहिए का आविष्कार कर दिया। और कुत्ता पालन, पहले जो जानवर को पाला था वह कुत्ता था, कुत्ता को पालना शुरू कर दिया था। खेती के लिए बैल, घोड़ा को पालना शुरू कर दिया और अस्थायी निवास यही नवपाषाण काल में बनाना शुरू कर दिया था। इस समय आदमी का चेंजिंग हो गया था सारा। उसके बाद आ गया था ये, अब नवपाषाण काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल को, आदि ऐतिहासिक काल को भी बांट दिया गया है दो भाग में। आदि ऐतिहासिक काल में देखो, एक है ये सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बांट दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की ये बात है। इस समय के, इसके बीच का समय 2500 से 1500 ईसा के बीच के समय को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो विकसित सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और कभी कभी ये सिंधु घाटी सभ्यता कहीं कहीं पढ़िएगा तो ये 2500 के बगल क्या आएगा 2400 और 1500 के बगल 1700, यानी कि 2500 से 1500 अगर आ जाए तो ठीक है, या 2400 से भी 1700 आ जाए तो कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना। 2500 से 1500 या 2400 से 1700 ईसा पूर्व की अगर काल होगा तो वह सिंधु घाटी सभ्यता होगा। इसका खोज 1921 में राय बहादुर सेन ने किया था। 1921 में राय बहादुर सेन सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था। और यह उन्नत सभ्यता था। यहाँ का जो शहर था त्रिकोणीय था, कहीं कहीं चतुर्कोणीय भी था।
और वहाँ चौराहे था, चारों तरफ से रास्ता निकलता था। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, यह पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? यही 1921 में राय बहादुर ने खोज किया था। जबकि भारत में जो सबसे बड़ा है सिंधु सभ्यता का शहर, वह राखीगढ़ी है। 1963 में सूरजमान ने उसका खोज किया था। ये पाकिस्तान में चल गया था, ये जिसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था राय बहादुर। लेकिन भारत में जो बोलेगा सभ्यता, सबसे बड़ा सभ्यता कौन है? राखीगढ़ी। ये हरियाणा में है। सूरजभान ने इसका खोज किया था। अभी तक 1500 टोटल 1500 सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो चुका है, जिसमें 500 स्थल भारत में है और 1000 स्थल पाकिस्तान में है। याद रख लेना, अभी तक में 1500 सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो चुका है, स्थल का खोज हो चुका है, जिसमें 500 सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में, 1000 सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है। और यहाँ का जो लिपि था भाव चित्रात्मक था, अपना भाव दिखा था, उसी के आधार पर वह लिपि का विकसित हुआ था। अगला है वैदिक सभ्यता। और 2500 से 1500 सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता आ जाए तो 1500 से 600, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की सभ्यता आएगा तो वह वैदिक सभ्यता होगा। और यह वैदिक सभ्यता जो है वेदों द्वारा, यानी कि आर्यों द्वारा शुरू की गई थी। इस समय वेदों की रचना हुई थी। वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि 1500 से 600 ईस्वी के बीच वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, कुल 4 वेद है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसी समय 1500 से 600 ईस्वी के समय में ही, ईसा पूर्व में ही इसकी रचना हुई। और ये सभ्यता आर्यों द्वारा शुरू की गई। जब से भी सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो गया, यानी कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण खत्म हो गया, तो उसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू हुआ 1500 से 600 ईसा पूर्व में। और वैदिक सभ्यता को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है और ऋग्वैदिक काल, पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर 1500 से, ये देखो ऋग्वैदिक काल में ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता खत्म तो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को भी 2 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? ऋग्वैदिक काल सभ्यता और उत्तर वैदिक काल सभ्यता। तो अर्थात ऋग्वैदिक बोले तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक बोले तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब देखो, उसके बाद आ गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है 600 ईसा पूर्व से, अगर इसका बोले तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक जो है प्राचीन भारतीय इतिहास है। यदि मध्यकालीन भारतीय इतिहास बोले तो 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास। देखो 712 से 1707 ईस्वी तक ये मध्यकालीन इतिहास है। और आधुनिक इतिहास बोले, आधुनिक भारतीय इतिहास, तो 1707 के बाद वर्तमान तक, 1707 ईस्वी से लेकर अभी तक जो हम लोग है, ये है आधुनिक भारतीय इतिहास में। और प्राचीन भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व 712 ईस्वी तक, इसे भी देखो कई भाग में बांट दिया गया है। कालांतर काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल।
ये सब काल जो है प्राचीन भारत का है। प्राचीन भारतीय इतिहास में ये लोग कालांतर काल मगध, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और हर्षवर्धन ने शासन किया था। कालांतर काल कब है? 6ठी शताब्दी से पूर्व तक, पहले तक, यानी कि पहले तक जो है ये कालांतर काल कहलाता है। और उस समय कोई राजा शासन किया कि नहीं किया उसका कोई लिखित विवरण है ही नहीं। और मगध साम्राज्य जो है ये 600 से 300 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व तक मगध राजा था, मगध राज था, मगध साम्राज्य था। अभी प्यारी करने से फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। कोई बोले, अभी कोई चीज़ बोलने के लिए या कहने के लिए या बात करने के लिए तो बोलना फुर्सत नहीं है, प्यार करने से फुर्सत नहीं है। अर्थात भारतीय इतिहास के बारे में जानने से पहले कहीं नहीं जाएंगे, पहले भारत के इतिहास के बारे में हम जान लेंगे। देखिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है प्राचीन भारतीय इतिहास को कालांतर काल, मगध काल, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल में बांट दिया गया है। कि हम तो जानते हैं मौर्योत्तर काल 6ठी शताब्दी से पहले तक की है। अगर यह मगध साम्राज्य जो था, मगध राजवंश जो था वह 600 से 300 ईसा पूर्व तक अपना साम्राज्य और राज किया। उसके बाद आया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। बोले तो यह 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक वह शासन किया। मौर्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका वास्तविक शासन, ये मौर्य वंश का वही स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद जो काल का आया उसको मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्य वंश के बाद जो काल आया वह 184 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, 319 ईस्वी तक ये मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के काल के बाद का जो राजा आया था उसका अभी सही से विवरण अभी इसमें नहीं दिया गया, हम आगे में बताएंगे। उसके बाद आया गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल। गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से 319 से 554 ईस्वी तक वह राज किया। गुप्त काल, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। अब देखो, उसके बाद आया था हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन कब आया था? 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने भारत पर राज किया। अर्थात प्राचीन भारत में कालांतर काल 6ठी शताब्दी पहले तक वो शासन किया। मगध साम्राज्य 600 से 300 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य 323 से 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और मौर्य के बाद मौर्योत्तर साम्राज्य आया था। मौर्य के बाद भी मौर्योत्तर साम्राज्य आया था, यानी मौर्य के बाद 184 से 319 ईस्वी तक। वह गुप्त साम्राज्य 319 से 554 ईस्वी तक शासन किया। और हर्षवर्धन का काल बोले तो 606 से 647 ईस्वी तक अपना राज किया था। उसके बाद आया मध्यकालीन इतिहास। देखो, मध्यकालीन इतिहास में भी इसको देखो बांट दिया गया कि अब एक पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन जो है यह 8वीं सदी से 13वीं सदी तक है। इसको बोले तो पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक तो पूर्व मध्यकालीन है। और अगर उत्तर मध्यकालीन बोले तो उत्तर मध्यकालीन को 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ये देखो, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक को उत्तर मध्यकालीन कहते हैं। यदि पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी तक है तो उसे भी 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। भारत के 3 क्षेत्रों में देखो, उत्तर भारत अलग क्षेत्र हुआ, दक्कन प्रदेश, दक्कन का जो पठार है अलग प्रदेश, और दक्षिण भारत अलग प्रदेश। अब देखो, उत्तर भारत में पाल वंश शासन किया था। पाल वंश, उसका राजधानी था मुंगेर, और पाल वंश का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। उसके बाद सेन वंश, सेन वंश में सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना किया।
वह नदिया जिले में, यानी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला उसका राजधानी थे। उसके बाद आया प्रतिहार वंश, देखो यहाँ प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का राजा था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने ही प्रतिहार वंश की स्थापना किए। उसका राजधानी था कन्नौज, जो कि अभी यूपी में है। उसके बाद आया था राजपूत वंश। यह जो है 7वीं सदी से 12वीं सदी तक राजपूत वंश ने शासन किया था। यह हर्षवर्धन के बाद आया था। राजपूत वंश जो है हर्षवर्धन के बाद यह राज किया था। ये सब उत्तर भारत का ये वंश है। पाल वंश, जिसको पल्लव वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, ये सब उत्तर भारत में राज किया था। और दक्षिण भारत, जिसको दक्कन प्रदेश कहते हैं, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश ने दक्कन प्रदेश में राज किया था। यानी चालुक्य वंश में जो है तेलप द्वितीय ने यह चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। तेलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की स्थापना किए थे। उसका राजधानी था मान्यखेट, जबकि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना दंती दुर्ग ने किए थे। और दंती दुर्ग ने स्थापना किया था और उसकी राजधानी थे मान्यखेट। यह 753 से, राष्ट्रकूट वंश जो है 753 से यह 982 ईस्वी तक राज किया था। कौन? राष्ट्रकूट वंश, जो कि दंती दुर्ग राजा थे और मान्यखेट राजधानी थे। उसके बाद दक्षिण भारत में चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश और पल्लव वंश ने शासन किया था। कब? 8वीं सदी से 13वीं सदी तक। चेर वंश के राजा कौन थे? चेरामर पलमारन ने, वह केरल में वह राज किया था। चेर वंश 9वीं सदी में, अगर बोले तो ये 9वीं सदी में केरल में यह राज किया था चेर वंश। और चेरा पेरामलर ने इसका राजा थे। वह चोल वंश, जिसका राजधानी था तंजावुर, ये चोल वंश का इस 850 ईस्वी में ये राज किया था। चोल वंश का राजधानी कहाँ है? तंजावुर। और यह उसके बाद कौन आया था? पांड्य वंश, जिसका राजधानी मदुरै है। यह 560 से 1300 ईस्वी तक ही राज किया था पांड्य वंश। उसके बाद आया था पल्लव वंश, जो कि 4वीं सदी तक, पल्लव वंश 4वीं सदी तक वह राज किया था, जिसका राजधानी था कांचीपुरम। अब उत्तर मध्यकालीन जो था 13वीं सदी से 18वीं सदी तक वो जो राज किया था, उसे भी 3 भाग में बांटा गया था। उत्तर भारत, दक्कन प्रदेश और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में राजपूत वंश ने शासन किया था और दिल्ली सल्तनत ने शासन किया था और मुगल काल ने शासन किया था। राजपूत तो जानते हैं, राजपूत हर्षवर्धन के बाद आया था। कब? 8वीं से 13वीं सदी तक। और 13वीं से 18वीं सदी तक भी राजपूत वंश शासन किया था। राजपूत वंश मतलब क्या होता है कि जिस समय भारत में कोई विशाल राज्य नहीं था, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों ने या राजा ने या शक्तिशाली आदमी ने राज करना शुरू कर दिया। तो वही छोटे छोटे राजों के रूप में जो अपना स्थापना किया, उसी को कहते हैं राजपूत वंश। प्रॉपर वह राजपूत जाति नहीं थे। अगर हम ही छोटा क्षेत्र में राजा बन गए तो हम हो गए राजपूत। वही अभी तक ढो रहा कि हम राजपूत है। उसके बाद आया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का स्थापना 1200 में हुई थी। 1200 ईस्वी में हुई थी। और दिल्ली सल्तनत में आया था 5 वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में 1206 के बाद राज किए थे। उसके बाद आ गया था मुगल वंश। मुगल वंश में कौन कौन आया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। ये मुगल काल यानी कि 1526 ईस्वी से ये अपना राज करना शुरू कर दिया था। मुगल काल का स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में। उसका वंशज, और जिस दिल्ली सल्तनत के वंशज को याद रखने का है, गुल खिला तो सैयद लोदी या गुलाब खिला तो सुगंध लो। यानी कि गुलाब मतलब गुलाम वंश, खिला मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, तो सुगंध लो, सुगंध मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोदी वंश। लेकिन अगर मुगल वंश को अगर याद रखना है तो बाहू, आज, शाह और बहा। बाहू और शाह और बहा। बाहू मतलब क्या? बा मतलब बाबर, हो मतलब हुमायूं, ओ मतलब अकबर, जो मतलब जहांगीर, शाह मतलब शाहजहां, ओ मतलब औरंगजेब और बहादुर शाह। बहा मतलब बहादुर शाह।
इस तरह जो है दिल्ली और मुगल काल के याद करने का तरीका है। उसके बाद आया दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश में विजयनगर 1336 ईस्वी में, बोले तो यह 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दो भाई मिलके ने यह राज्य की स्थापना किया, विजयनगर, हरिहर और बुक्का नामक भाई ने। उसके बाद आया बहमनी वंश, और बहमनी वंश का स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन बहमनी शाह ने। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बराड़, अहमदनगर इसके अंतर्गत है। बहमनी वंश के अंदर कौन आता है? गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिराड़ और अहमदनगर। उसके बाद मराठा वंश में ही दक्कन प्रदेश में शासन किया था। दक्षिण भारत में पांड्य वंश ने शासन किया था और होयसल वंश ने शासन किया था। इसलिए कहते हैं सुंदर हाथ नर्स नारी देखे, फिर हया की क्या जरूरत है। अगर आपके हाथ में ये नॉलेज है तो आप कहीं भी टीचर बन सकते हैं, अच्छे से अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।